हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपवर्तन सूत्र फिजिक्स एनसीईआरटी क्लास 12th और रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशी की हमारा चैप्टर है। और चैप्टर के अंदर का एक टॉपिक है जो कि है उत्तल गोली पृष्ठ पर अपवर्तन, जिसमें हमको दर्पण सूत्र प्रूफ करना है। म्यू अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल म्यू माइनस वन अपॉन आर। तो अपवर्तन से संबंधित हमारा टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा, अपवर्तन का टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। और सबसे पहले तो आप लोगों को दोनों चीज़ें यहाँ पर देखना है, मैंने आप लोगों को स्क्रीन पर बता दी है। एक विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होता है और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, विरल और सघन माध्यम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। मतलब अगर हमारे पास दो पृष्ठ, एक पृष्ठ बना दिया, यहाँ पर हो गया वायु, और एक पृष्ठ हो गया यहाँ पर हमारे पास, मैं पानी बोल देता हूँ, पानी, ये हो गया एयर और ये हो गया वाटर। तो ये दो सरफेसेस बन जाएंगे, दो सरफेसेस, एक ऊपर का पृष्ठ अलग हो गया, नीचे का पृष्ठ, माध्यम अलग अलग बन गया। माध्यम अलग हो गया मतलब प्रकाश की चाल की अगर बात करें हम, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट वायु में अलग होगी, पानी में अलग होगी, और ग्लास या कांच इसमें बात करें तो इसके अंदर अलग होगी। तो अगर हम तुलना करें वायु और पानी की, वायु और पानी की, एयर और वाटर की अगर हम कंपैरिजन करेंगे, तो जो वायु है वो विरल माध्यम है, विरल माध्यम है, जहां पर प्रकाश की चाल ज्यादा होगी वो विरल माध्यम है। और पानी, अगर वायु और पानी की बात करें तो पानी में प्रकाश की चाल वायु के कंपैरिजन में, वायु की तुलना में कम होगी। और पानी और कांच की बात करें हम, तीसरे सरफेस, ये तीसरे पृष्ठ की बात करें, तीसरे मीडियम की बात करें, तो पानी और कांच में अगर तुलना करें तो पानी में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी और कांच में प्रकाश की चाल कम होगी। ये आप लोगों को याद रखना है। तो जहां पर प्रकाश की चाल दूसरे के कंपेयर अधिक होगी वो विरल माध्यम होगा, और दूसरा माध्यम क्या होगा, दूसरा माध्यम उसके सापेक्ष सघन माध्यम होगा। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। अब हमारा जो टॉपिक है वो है उत्तल गोली पृष्ठ पर अपवर्तन। पहले बेसिक इसके कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ लीजिए। यहां पर देखिए, ये वाला हुआ हमारा उत्तल सरफेस या उत्तल पृष्ठ हो गया, नीचे वाला जो डायग्राम स्क्रीन पर दिख रहा है ये अवतल सरफेस हो गया, अवतल पृष्ठ हो गया। इसके डायग्राम को बेसिक तरीके से हमको समझना पड़ेगा। ये वाला उत्तल पृष्ठ होगा और ये इसका सघन माध्यम, सघन माध्यम, और ये हो गया इसका विरल माध्यम। दो तीन कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान से देखिएगा, जब भी हम अपवर्तन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं वहां पर अभिलंब की आवश्यकता पड़ती है। अभिलंब मतलब जैसे कि एक पृष्ठ मैंने यहां पर बनाया और एक प्रकाश किरण इस पर आपतित हुई, आपतित होने के बाद प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो देखिए ये मैंने अभिलंब बनाया है, क्योंकि आपतन बिंदु यहां पर अभिलंब बनेगा, ये यहां पर अभिलंब बना है। तो प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर जाएगी, झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब से दूर हटेगी। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना है, तब हम लोग इस पूरे के पूरे फॉर्मूले को, जो अपवर्तन का सूत्र है, इसको अच्छे से हम देख पाएंगे, अच्छे से इसको समझ पाएंगे। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास यहां से। अब देखिए यहां पर मैंने आप लोगों को उत्तल और अवतल, एक होगा कॉन्वेक्स ऊपर वाला और नीचे वाला कॉनकेव होगा। तो हिंदी इंग्लिश वाले थोड़ा मैनेज कीजिएगा, उत्तल पृष्ठ और अवतल पृष्ठ, कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस। और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहां पर देख लीजिए, यहां पर मैंने डायग्राम इसका बना दिया है। तो ये डायग्राम आप लोगों को देखना है, चेक करना है अच्छे से, इस पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट इसका डायग्राम और अच्छे से मैंने यहां पर बना दिया है, ये वाला, ये हो गया कॉनकेव, और ये वाला हो गया हमारा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब कि उत्तल पृष्ठ। और यहां पर स्टार्ट करते हैं हम उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। अब दोस्तों अपवर्तन का सूत्र आप लोग याद रखिएगा। अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, तो अपवर्तन का सूत्र होता है म्यू अपॉन वी, म्यू अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल म्यू माइनस वन अपॉन आर। ये अपवर्तन का सूत्र होता है, अपवर्तन का सूत्र। अब जितने अच्छे तरीके से आप किरण आरेख को समझेंगे उतने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा और आप लोगों से पूरा डेरिवेशन बनेगा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते, देखिए मैं यहां पर एक सरफेस बना रहा हूं, एक पृष्ठ बना रहा हूं जो कि उत्तल पृष्ठ है। तो ये हमने एक उत्तल पृष्ठ बनाया, उत्तल पृष्ठ। अब एक चीज याद रखिएगा, ये जो उत्तल पृष्ठ है, ये जिस गोले का भाग है, ये जिस गोले का भाग है उसका केंद्र, उसका केंद्र वक्रता केंद्र होगा। दूसरी हम लोगों ने यहां पर इसका पृष्ठ बनाया, ये है इसका मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पर रे डायग्राम की जो लाइंस है वो थोड़ी सीधी नहीं बनेगी, लेकिन मैंने डायग्राम्स का बना दिया है, तो आप लोग चेक कीजिएगा, समझिएगा, और फिर वो जो मैंने डायग्राम बताया है वहां से आप लोग इसको क्लियर कीजिएगा। ये हुआ इसका मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष। अब देखिए ये वाला, ये जो पृष्ठ बना है अपवर्तक पृष्ठ, ये जिस गोले का भाग होगा उस गोले का केंद्र, जिस गोले का भाग होगा
उस गोले का केंद्र ये कहलाएगा वक्रता केंद्र, तो इसको हम नाम दे देते हैं सी। और ये हो गया हमारे पास मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। अब दोस्तों ये हो गया इसका ध्रुव, इसको पोल बोलते हैं। अब अगर हमको यहां पर इसकी इमेज बनाना है और कोई वस्तु को रखकर अपवर्तन के सूत्र को प्रूफ करना है, तो याद रखिए दो किरणों की आवश्यकता होती है। तो पहली किरण यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, बिंदु वस्तु या बिंब बोल सकते हैं, बिंदु वस्तु या ऑब्जेक्ट रखा। अब जब ऑब्जेक्ट से हमको इसका प्रतिबिंब चाहिए या इसकी इमेज चाहिए, तो दो किरणों की आवश्यकता होती है। पहली किरण यहां से सीधी जाएगी, जो अपवर्तन के बाद सीधी चली जाएगी, ठीक है, सीधा इसके ध्रुव से होकर जाएगी पहली किरण। दूसरी किरण यहां से, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा ओ, दूसरी किरण चूंकि हम यहां पर उत्तल दर्पण पर अपवर्तन के सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं यहां पर हम लोग, तो दूसरी किरण यहां पर जाने के बाद ये इस पर आपतित होगी और यहां पर देखिए आपतित होगी अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन जो होगा इसका अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन के पश्चात ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब हमको अभिलंब बनाना है, तो अभिलंब, अगर हम एक वृत्त की बात करें, एक सर्किल की बात करें, तो अभिलंब क्या होता है, वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि पर जो लाइन मिलाते हैं हम लोग, वो अभिलंब होता है। तो यहां पर अभिलंब बना दीजिएगा। अभिलंब मतलब कि आपतन बिंदु, ये वाला आपतन बिंदु मैंने बना दिया, आपतन बिंदु से होती हुई किरण जो कहां पर जाती हो, वक्रता केंद्र पर होकर जाती है। तो ये हो गया इसका अभिलंब, ये इसका अभिलंब हो गया। याद रखिएगा रे डायग्राम को जितने अच्छे से आप लोग समझेंगे, उतने अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को भी अच्छे से, जो फॉर्मूला बनेगा उसको अच्छे से बना पाओगे। ये हो गया हमारे पास। याद रखिए अभिलंब कहां पर बनेगा, अभिलंब बनेगा इसका जो पृष्ठ है, इसके पृष्ठ से जो आपतन बिंदु जहां पर आपतित किरण, ये हो गई आपतित किरण, ये कहां पर, इस सरफेस पर यहां पर आपतित हो रही है, तो ये इसका आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु इसको हम नाम दे देते हैं, ये हो गया हमारे पास ए, और पूरा जो ये पृष्ठ बनाया है इसको नाम दे दीजिए आप ओ, ये हो गया पी, और ये हो गया हमारे पास आर। दोनों तीनों कॉन्सेप्ट समझिएगा। अब हमको पता है कि अगर किसी भी पृष्ठ पर एक विरल माध्यम, एक सघन माध्यम है, तो ये वाला जो इधर साइड वाला भाग हो गया, ये हो गया सघन माध्यम, ये वाला जो भाग हो गया ये हो गया विरल माध्यम। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब अगर हम मान लेते कि ये वाला जो पृष्ठ है, ये सरफेस यहां पर नहीं होता, तो प्रकाश किरण कैसी जाती, सीधी जाती। अगर बीच में कोई रुकावट नहीं होती तो प्रकाश किरण सीधी जाती। बट अभी हमारे पास यहां पर माध्यम बदला हुआ है, तो प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरणें कहां पर जाएगी, अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो देखिए अभिलंब की ओर झुक गई। अब अभिलंब की ओर झुकी तो ये किस साइड होते हुए जा रही है, ये किरण होते हुए जा रही है मुख्य अक्ष से। एक किरण हम लोगों ने यहां से भेजा था, ये वाली यहां से, चेक कीजिएगा, एक किरण यहां से गई थी। चूंकि रे डायग्राम बनाने के लिए, किसी भी वस्तु का इमेज बनाने के लिए, उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी, दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। दो चीजों मतलब दो किरणों की आवश्यकता पड़ती है। तो एक किरण यहां से हमने भेजी थी, दूसरी किरण जब आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, ये अपवर्तन के पश्चात, चूंकि हमको पता है अपवर्तन में जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये हो गया अभिलंब की ओर आ गई। तो एक किरण ये वाली और दूसरी किरण जब यहां पर एक दूसरे से मिली, तो यहां पर इसका एक वास्तविक प्रतिबिंब बन गया यहां पर आई। एक और चीज, ये विरल माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक μ1 हो गया, और ये हो गया μ2। इसको नेमिंग कर दीजिए, आप नेमिंग बना दीजिए। नेमिंग बनाओगे तो और ज्यादा अच्छे से हम इसको क्लियर कर पाएंगे। यहां पर ये जो एंगल बना ये हो गया अल्फा, ये वाला एंगल जो बना ये हो गया हमारा बीटा, और ये वाला एंगल ये हो गया गामा। ठीक है, अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, ये होता है आपतन कोण। तो आपतन कोण आई बन गया। दूसरा कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट था आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो होता है आपतन कोण। दूसरा, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है ये होता है अपवर्तन कोण। तो हमने आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों बना दिए। ये पूरा फिक्स डायग्राम कंप्लीट हो गया हमारा। डायग्राम को समझिएगा और कॉन्सेप्ट को यहां से अच्छे से डायग्राम से ही क्लियर करना है। यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र की व्याख्या। तो उत्तल पृष्ठ पर यहां पर हमने अपवर्तन का सूत्र बनाया है और रे डायग्राम यहां पर हमने क्लियर कर दिया है। तो रे डायग्राम को आप लोग अच्छे से समझिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। टॉपिक क्या याद रखना है आपको, टॉपिक याद रखना है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश किरण जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब देखिए कुछ कॉन्सेप्ट और यहां पर होता है, ये है यहां पर वस्तु और ये है ध्रुव। सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है और साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी के हिसाब से
ध्रुव और जो वस्तु रखी है उसके बीच की दूरी को दर्शाते यू से, ये यहां से हमने यू बना दिया। चिन्ह परिपाटी के हिसाब से जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो वैल्यू नेगेटिव होगी, तो यहां पर हम वैल्यू नेगेटिव बना देते। यहां पर देखिए ध्रुव और सी के बीच की दूरी ये होती है वक्रता त्रिज्या, तो इसको हमने आर लिख दिया। ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी इसको डिनोट करते वी से, और जब वो राइट हैंड साइड होगी ग्राफ के हिसाब से, चिन्ह परिपाटी के हिसाब से, तो वो होगी पॉजिटिव, तो यहां पर हमने बना दिया वी पॉजिटिव। पूरा फिक्स यहां पर हमने डायग्राम को यहां पर कंप्लीट कर लिया। आई होप दोस्तों डायग्राम आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी सारी चीजें जो थ्योरी आप लोगों को लिखनी होगी वो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो थ्योरी में, यहां पर इसको भी मैं नेम दे देता हूं, ये हो गया हमारा एन। थ्योरी में क्या लिखना है, ओ ए एक आपतित किरण है, ओ ए एन ये एक आपतन कोण है। यहां पर देखिए अपवर्तन कोण सी ए आई अपवर्तन कोण है, और यहां पर अल्फा बीटा गामा ये तीनों एंगल यहां पर बने हुए हैं। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, चेक कीजिएगा। पहले माध्यम का जो विरल माध्यम है, विरल माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, विरल माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, विरल माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक ये हो गया म्यू1, और सघन माध्यम का, सघन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक ये हो गया म्यू2। अब दोस्तों यहां पर स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम होता है साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू2 अपॉन म्यू1 इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं 1 म्यू2, और 1 म्यू2 इसका मतलब दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का मतलब सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, और इसको हम लोग यहां पर लेट कर सकते हैं इज इक्वल्स टू म्यू, ये हो जाएगा माना। ठीक है, म्यू मतलब अपवर्तनांक हम लोगों ने यहां पर मान लिया है। अब इस म्यू के हिसाब से हम क्वेश्चन के डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं यहां से, चूंकि ये जो या आई और आर जो है बहुत अल्प है, इस वजह से साइन आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आई, और साइन आर ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर। क्योंकि एंगल आई आपतन कोण और अपवर्तन कोण बहुत छोटे, इस वजह से साइन आई लगभग किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर, और साइन आर लगभग किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर। अब दोस्तों यहाँ पर आई के प्लेस पर, साइन आई के प्लेस पर हम रख देते हैं आई यहाँ पर इसके अंदर, और साइन आर के प्लेस पर हम लोग रख देते हैं आर, तो अपॉन ये हो जाएगा आर इक्वल ये हो जाएगा म्यू। अब ये हो गया हमारे पास आई इज इक्वल्स टू म्यू आर, आई इज इक्वल्स टू म्यू आर, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आर और आई की वैल्यू निकालना है। आर और आई की वैल्यू को हम कहां से निकालेंगे, ध्यान से फिर से डायग्राम पर देखिए, डायग्राम के इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। यहां पर ये मैंने परफेक्ट डायग्राम बनाया है, ये परफेक्ट डायग्राम बना हुआ है। अब देखिए दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ट्राइंगल के बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल के बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना है। ये हम लोगों ने एक ट्राइंगल लिया, एक ट्राइंगल ओ ए ओ सी, एक ट्राइंगल ए ओ सी, तो इसके अंदर ये जो आई एंगल है ये बाह्य कोण है, आई जो है बाह्य कोण है। ये डायग्राम फिक्स है, यहां से देखिएगा और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। ये डायग्राम हमारे पास आई है, एक एंगल यहां पर बन रहा है अल्फा, एक एंगल यहां पर बन रहा है बीटा, एक एंगल बन रहा है अल्फा, एक एंगल बन रहा है यहां पर बीटा। तो त्रिभुज के कुछ नियम है, ये जो आई होगा ना, ये आई किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होगा। ये जो आई होगा अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होगा, याद रखिएगा। अगर इसकी डेफिनेशन देखिए तो किसी त्रिभुज में एक बाह्य कोण का मान उसके अंतः सुदूर स्थित दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहां पर देखिए ये जो आई बना है ये किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो यहां पर डायग्राम के हिसाब से हम लोग चेक करेंगे। अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो पहला ट्राइंगल हम लोग लेंगे यहां पर ए ओ सी में, तो त्रिभुज ए ओ सी में क्या बनेगा, त्रिभुज ए ओ सी में, त्रिभुज ए ओ सी में एक बाह्य कोण का मान उसके अंतः सुदूर दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो अगर आपको पूरी नेमिंग करनी है डायग्राम की, तो आप लोग डायग्राम की पूरी नेमिंग कीजिएगा। कैसे पूरी नेमिंग करना है, यहाँ पर ये ट्राइंगल बना लिया, यहाँ पर एक बाह्य कोण है, यहाँ पर एंगल बन रहा है आपतन कोण आई, ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया हमारे पास ओ, और ये हो गया सी। यहाँ पर एंगल बन रहा है अल्फा, और यहाँ पर एंगल बन रहा है यहाँ पर गामा। ध्यान से चेक कीजिएगा, डायग्राम में चेक कीजिएगा, डायग्राम के हिसाब से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है हमको। बार बार मेरे को डायग्राम यहाँ पर बताना पड़ेगा, इसलिए आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा अच्छे से, और डायग्राम को बनाने के बाद वहाँ से सारी चीज़ें चेक कर लीजिएगा। अब देखिए इसकी नेमिंग जब हम लोगों को करना है, तो इसकी नेमिंग के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पहला एंगल यहाँ पर त्रिभुज ए ओ, त्रिभुज ए ओ सी में एंगल ओ ए एन, यहाँ पर है हमारे पास एन, इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी ये वाला प्लस एंगल ए सी ओ, ऐसा आप लिख सकते हो। ये एंगल हो गया आई, ये वाला हो गया हमारे पास अल्फा, और ये वाला हो गया गामा।
ये देखिए ये बना हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर सेकंड बना लिया। दूसरा ट्राइंगल हम लोग यहाँ पर लेते हैं, तो दूसरा ट्राइंगल भी आप लोग देखिएगा। दूसरा ट्राइंगल हम लोगों को कौन सा लेना है? दूसरा ट्राइंगल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ए, ये हो गया सी और ये हो गया आई। दूसरा ट्राइंगल ए सी आई। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के बारे में, किसी त्रिभुज के एक बाहु कोण का मान उसके अंतः सुदूर स्थित दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो ए सी आई मैं यहाँ पर बना देता हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। दूसरा ट्राइंगल, ट्राइंगल यहाँ पर ये ए है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर ये आई एंगल है, ठीक है। तो एक बाहु कोण हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा गामा, ये एक आर और ये हो जाएगा हमारे पास बीटा। अब दोस्तों यहाँ पर है ए, ये हमारे पास सी और ये वाला है आई। तो ये वाला ट्राइंगल हम लेंगे, प्रूफ करना है हमको। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल या त्रिभुज ए सी आई में, त्रिभुज ए सी आई में एक बाहु कोण का मान, मतलब कि ये जो गामा है इसका नेम लिख दीजिएगा, यहाँ पर इसको आगे बढ़ाकर ये वाला पी कर दीजिएगा। एंगल ए सी पी इक्वल ऊपर वाला एंगल सी ए आई प्लस एंगल ए आई सी। तो ये हो गया गामा इक्वल, यहां से चेक करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारे पास आर और प्लस ये हो जाएगा बीटा। अब दोस्तों यहां से आप लोग क्या कर लीजिए, आर की वैल्यू निकाल लीजिए, तो गामा माइनस ये हो जाएगा बीटा। इक्वेशन नंबर ये बन गई हमारे पास थर्ड। हम लोगों ने आई और आर दोनों की वैल्यू निकाली और दोनों की वैल्यू को यहां पर पुट करना है। आई इज इक्वल्स टू म्यू आर यहां पर पुट करना है। तो देखिए यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं, आई इज इक्वल्स टू म्यू आर। ये कहां से लाया था? ये हमने स्नेल के नियम से लाया था, स्नेल्स लॉ से लाया था, स्नेल के नियम से लाया था। और दोनों ट्राइंगल लेने के बाद ये दोनों ट्राइंगल से हमको सिर्फ एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल में एक एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है उसके इंटीरियर एंगल जो थोड़े दूर पर होते हैं वही वाला नहीं, उसके सम के इक्वल होता है। अब देखिए जो हम लोगों ने क्या निकाला है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 2 3 से। आई इज इक्वल्स टू म्यू आर है। इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 आई इज इक्वल्स टू म्यू आर, ये स्मॉल आई बनाना है हम लोगों को यहाँ पर। आई इज इक्वल्स टू म्यू आर, दोनों में वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू, एक तो आई की वैल्यू है हमारे पास, आई की वैल्यू है हमारे पास अल्फा प्लस गामा इक्वल म्यू, और आर की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है, ये हो जाएगा गामा माइनस बीटा। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस गामा इक्वल म्यू गामा माइनस म्यू बीटा। इसको इधर ट्रांसफर करके लेकर आ जाइए, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस म्यू बीटा इज इक्वल्स टू, ये वाला इधर आ जाएगा म्यू गामा माइनस ये हो जाएगा गामा, ये वाला प्लस का गामा इधर ट्रांसफर किया तो माइनस का गामा हो गया। अब देखिए अल्फा प्लस म्यू बीटा, यहां से हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, गामा ये बच जाएगा म्यू माइनस 1। अब दोस्तों यहां पर अल्फा बीटा और गामा ध्यान से चेक कीजिएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं पहले कि जो कोण होता है, कोण बराबर एंगल बराबर होता है, ये हो जाएगा चाप बटे त्रिज्या। एंगल बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, एंगल बराबर कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। अब यहां से हम लोगों को अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू चाहिए। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालने के बाद यहां पर हम इसको पुट कर देंगे और इसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे। ध्यान से देखिए अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कहां से निकलेगी, तो यहां पर ये अल्फा की वैल्यू, अल्फा इसके लिए चाप बटे त्रिज्या, तो ये अल्फा के लिए चाप क्या होगा, अल्फा के लिए चाप होगा एपी और त्रिज्या हो जाएगी इसकी ओपी। बीटा के लिए देखिए चाप हो जाएगा एपी और ये हो जाएगा आईपी, ठीक है। और गामा के लिए अगर हम देखिए चाप तो ये बन जाएगा एपी और ये जो त्रिज्या हो जाएगी इसकी त्रिज्या हो जाएगी इसकी पीसी। तो इस डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से चेक कीजिएगा, डायग्राम के हिसाब से कॉन्सेप्ट को लिखना है हमको। आगे बढ़ रहा हूं मैं, यहां से ध्यान से देखिएगा, क्लियर कीजिएगा। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो जब अल्फा की बात आएगी अल्फा बराबर चाप तो ए बी है और त्रिज्या, अल्फा ऑब्जेक्ट पर कोण बन रहा है तो ऑब्जेक्ट से पी के बीच की दूरी, तो यहां पर हम लिख देंगे ओपी। बीटा बराबर चाप कितना आएगा एपी, मैंने आप लोगों को डायग्राम में बता दिया है, तो वहां से आप लोग और अच्छे से क्लियर कीजिएगा, एपी बटे, अब जो बीटा एंगल बन रहा है वो इमेज पर बन रहा है, इमेज पर मतलब कि प्रतिबिंब पर बन रहा है, तो आई और पी, तो यहां पर हम लिख देंगे आईपी। और जो गामा है, गामा कहां पर बन रहा है, ये बन रहा है गामा एंगल सी पर, तो सी से जो चाप बनेगा वो बनेगा एपी और एंगल उसके लिए रेडियस जो बनेगी, रेडियस बनेगी पीसी। अब दोस्तों चिन्ह परिपाटी का कॉन्सेप्ट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की जो जितनी वैल्यू होती है वो होती है नेगेटिव, राइट हैंड की साइड की जो वैल्यू होती है वो होती है पॉजिटिव। अब देखिए यहां पर अल्फा बराबर एपी अपॉन, या डायरेक्ट अगर अपन बात करें तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, आपको यहां का कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूं। ओपी बराबर आएगा माइनस यू क्यों, क्योंकि ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी। आईपी की बात करें तो आईपी हो जाएगी वस्तु ध्रुव से इमेज या प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो आईपी की जगह पर हम क्या लिख देंगे माइनस वी। और जो गामा है वो एंगल बन रहा है कहां से कहां तक, सी पर बन रहा है और उसके लिए पीसी दूरी आएगी, तो पीसी क्या हो जाएगा
पीसी होगा वक्रता त्रिज्या, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे पॉजिटिव आर, ठीक है, यहां पर पॉजिटिव आर, और ये जो इमेज बन रही है ये भी पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि राइट हैंड साइड पर बन रहा है, राइट हैंड साइड पर बन रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस यू, ये हो जाएगा वी, और ये हो जाएगा हमारे पास आर। अब देखिए ये अल्फा की वैल्यू, अल्फा इज इक्वल्स टू एपी अपॉन ओपी की जगह पर माइनस यू, बीटा इज इक्वल्स टू एपी अपॉन आईपी की जगह पर हम लोग लिख देंगे वी, और गामा इज इक्वल्स टू एपी अपॉन यहां पर लिख देंगे हम आर। अब दोस्तों ये देखिए यहां पर भी एक इक्वेशन बनी है, इसको नेम दिया था हमने इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4। अब देखिए इसमें इक्वेशन 4 में वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा बीटा और गामा की यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन 4 से बाय इक्वेशन 4 समीकरण 4 से, तो अल्फा की जगह पर हम लिखेंगे एपी अपॉन माइनस यू प्लस म्यू, बीटा की जगह पर लिखेंगे हम एपी अपॉन वी इक्वल, गामा की जगह पर लिखेंगे एपी अपॉन आर, और ये हो जाएगा हमारे पास म्यू -1। लीजिए इसको यहां से अब हमको सॉल्व करना है, इन दोनों में से एलएचएस और आरएचएस में से दोनों में से हमने एपी कॉमन निकाला, तो यहां पर बच गया हमारे पास 1 अपॉन माइनस यू प्लस ये बचा म्यू अपॉन वी इक्वल, ये हो जाएगा एपी अपॉन आर, और ये बन गया हमारे पास म्यू -1। अब दोस्तों ये वाले एपी से ये वाला एपी यहां पर हो गया कैंसिल, जो हमारा अपवर्तन का सूत्र है ध्यान से देखिएगा क्या है, इसको एक बार फिर से लिख देते हैं हम, 1 अपॉन माइनस यू प्लस म्यू अपॉन वी इक्वल, ये बन गया म्यू -1 अपॉन आर, म्यू -1 अपॉन आर, इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां पर अपवर्तन का सूत्र म्यू अपॉन वी -1 अपॉन यू इक्वल म्यू -1 और म्यू -1 अपॉन आर। ये अपवर्तन का सूत्र है उत्तल पृष्ठ के लिए, ये अपवर्तन का सूत्र जो बन रहा है ये उत्तल पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र है। एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना है, रे डायग्राम या किरण आरेख अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा तो सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा रे डायग्राम पर इसके किरण आरेख पर, तो ये हमने किरण आरेख बनाया और म्यू अपॉन वी -1 अपॉन यू इक्वल म्यू -1 अपॉन आर, यहां पर हमने इसको प्रूफ किया।